नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स जॉइन अस पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। आज का टॉपिक हिंदी के प्रश्नों पर आधारित है। हिंदी के प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में आते हैं, चाहे यूपी पीएससी आरओ एआरओ का हो या यूपी कांस्टेबल का या बीपीएससी शिक्षक भर्ती का, सभी में हिंदी का एक विशेष महत्व है। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए ये सेशन तैयार किया गया है। शुरू करने से पहले यही कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, ये जो इतने भी प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं ये एग्जाम में पूछे गए हैं और ये इनके पूछने की पुनरावृत्ति भी अधिक है, तो इन्हें अच्छे से आप तैयार कर लें। आज का पहला प्रश्न है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। ता वर्ग, अब आप जानते होंगे ता वर्ग के अंदर कितने वर्ण आते हैं। ता, था, दा, धा, ना, ये 5 वर्ण आते हैं आपके ता वर्ग के अंतर्गत। और ता का जो उच्चारण स्थान है आपके मुख का, वो कौन है? तो इसको बोलते हैं क्या? दंत। ये हो जाएगा आपका दंत। अब इसका तरीका होता है दोस्तों, के टी एम दव, के टी एम दव यानी डी और ओ, ये 5 अक्षर हैं, 5 वर्ण हैं। और आप जो है शुरू से लेकर पा वर्ग तक जो है इन्हें मिला सकते हैं। के यानी कंठ, टी तालु, यम मूर्धन या मूर्धा, डी दंत और ओ ओष्ठ होता है। तो दोस्तों, अब इसको क्रम कैसे लगाएंगे? केटीएम पहला है इसलिए का वर्ग प्रथम होता है, का वर्ग। टी दूसरा है तो उसमें हो जाएगा चा वर्ग। एम तीसरा है, चा वर्ग के बाद कौन सा आता है? टा वर्ग हो जाएगा। डी यानी दंत, टा वर्ग के बाद क्या आता है आपका? ता वर्ग। ओ ओष्ठ, इसके ओफ और ता वर्ग के बाद क्या आता है? पा वर्ग। तो यहाँ पर आपका ता वर्ग हो जाएगा दंत, विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो आप जानते हुए दोस्तों कि केटीएम दव सूत्र से अंतिम होता है ओ से होता है ओष्ठ, और पा वर्ग भी अंतिम होता है। तो पा वर्ग किसके अंतर्गत आता है? ओष्ठ से। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। वहीं बात करें कंठ की, तो कंठ से आपका आता है का वर्ग, और उसके बाद क्या है? चा वर्ग आता है आपके तालु से, और टा वर्ग आता है आपके मूर्धा से, ता वर्ग आता है आपके दंत से। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। चा वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों, चा वर्ग का उच्चारण स्थान का सूत्र हमने बताया ही था, के टी एम। चा वर्ग दूसरा है और केटीएम का दूसरा वर्ण क्या है? टी है। टी से आपका आता है तालु। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, तालु। तो चा वर्ग तालु उच्चारण स्थान हो जाएगा, विकल्प ए। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? दोस्तों, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। छत्रंग और ज्ञा ये तीनों कौन सा व्यंजन है? छत्रंग और ज्ञा ये तीनों संयुक्त व्यंजन है। दोस्तों, संयुक्त व्यंजन क्या होता है कि ये एक से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। जैसे छत्री का और शा से मिलकर बनता है, त्रा ता और रा से मिलकर बनता है, ज्या जो है किससे बनता है दोस्तों? ज्ञा ज्ञानी आपके जो है जा प्लस इया से बनता है। तो विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। पुस्तक शब्द कौन सा शब्द है? तो दोस्तों, आप जानते ही हो कि देशज शब्द, विदेशज शब्द, तद्भव तत्सम, ये कई प्रकार के शब्द होते हैं। तो पुस्तक आपका तत्सम हो जाएगा, पुस्तक आपका तत्सम हो जाएगा, पोथी आपका तद्भव हो जाएगा, विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। आग शब्द का आग कौन सा शब्द है? तो दोस्तों, आग आपका तद्भव है। तद्भव वो शब्द होते हैं जो हिंदी से बने होते हैं, या और तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत से बने होते हैं और संस्कृत से ही लिए गए हैं, पूरी तरह से कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आग आपका तद्भव हो जाएगा और इसका तत्सम आपका अग्नि हो जाएगा। नाक कौन सा शब्द है?
यौगिक रूढ़ योग रूढ़। तो दोस्तों यहाँ पर नाक जो है आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा। दोस्तों रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनमें संधि समास उपसर्ग प्रत्यय ना हो, अर्थात जिन्हें तोड़ा ना जा सके, जैसे जल, फल, घर, मेढक, सांप, पेड़, बरगद, नीम, स्त्री इत्यादि। इनको तोड़ोगे तो ये जो है बेकार हो जाएंगे, इनका मतलब ही बदल जाएगा और इन्हें तोड़ा भी नहीं जा सकता। तो इन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। और यौगिक रूढ़ होता है जिसमें दो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बनता है, तो उसे यौगिक रूढ़ कहते हैं। और यौगिक रूढ़ में कम से कम एक शब्द जो है समास उपसर्ग संधि प्रत्यय में हो। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी रूढ़ सही हो जाएगा। फूल कौन सा संज्ञा है? दोस्तों फूल एक ये बता रहा है, ये फूलों की जाति बता रहा है। कौन सा फूल नहीं पता, लेकिन ये फूल समस्त फूलों के बारे में बता रहा है, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। फूल आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। वहीं अगर व्यक्तिवाचक की बात करें तो अगर कहता कमल, तो कमल एक विशेष फूल होता है, तो कमल व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और समूहवाचक की बात करते हैं तो कमल के क्या हो जाएगा? जैसे बच्चों का समूह, जैसे स्कूल, जैसे आर्मी, तो ये क्या हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा। वहीं अगर बात करें भाववाचक की, तो भाववाचक में आपका हो जाएगा जैसे ईमानदारी, सत्य, झूठा, ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर विकल्प बी जातिवाचक सही हो जाएगा। ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? तो दोस्तों इसके पहले हम बात कर चुके हैं। ईमानदारी एक आपकी भावना है, ये भाववाचक संज्ञा है। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। व्यक्तिवाचक जब किसी निश्चित नाउन के बारे में बताया जाए, जैसे कमल, हाथी, गाय, राम, कुछ भी जिससे निश्चित व्यक्ति का बोध हो वो व्यक्तिवाचक होता है। और ईमानदारी आपका भाववाचक हो जाएगा। समूह जैसे पब्लिक, जनता, और क्या हो सकता है? आर्मी, पुलिस, ये सब क्या है? ये सब समूहवाचक है। तो विकल्प भी भाववाचक ईमानदारी हो जाएगा। लंबोदर कौन सा शब्द है? लंबोदर आपका योग रूढ़ शब्द है। अगर लंबोदर को तोड़ोगे दो भागों में या विच्छेद करोगे तो ये बनेगा लंब प्लस उदर, यानी लंबा उदर। तो लंब भी एक क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द है, और उदर भी एक रूढ़ शब्द है। तो दो रूढ़ शब्द मिलते हैं तो उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग बताओगे कि लंबोदर में कौन सा समास है? यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। सोना कौन सा संज्ञा है? सोना कौन सी संज्ञा है? आप जानते हो दोस्तों कि सोना एक प्रकार का मेटल है, यानी धातु है। धातुएं किसमें आती हैं? वो द्रव्यवाचक में आती हैं। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। मैं कौन सा पुरुष है? आप लोग जानते हो कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो आपके मैं और हम उत्तम पुरुष में आते हैं, मध्यम पुरुष में तुम आता है, और अन्य पुरुष में यह, वह, वे सब, अन्य। तो यहाँ पर विकल्प ए उत्तम पुरुष हो जाएगा। मैं उत्तम पुरुष है। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। आप कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों आप जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। पुष्प कौन सा शब्द है? तो दोस्तों पुष्प जो है तत्सम शब्द है। पुष्प का तद्भाव फूल होता है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा।
ख्याल कौन सा शब्द है? तो दोस्तों ख्याल एक प्रकार का उर्दू शब्द है। यहाँ पर विकल्प बी विदेशस हो जाएगा। और उर्दू आपकी विदेशी भाषा है और विदेशी भाषा से लिया गया है, तो इसे विदेशस शब्द कहेंगे। विकल्प बी इज करेक्ट। तेंदुआ कौन सा शब्द है? तो दोस्तों तेंदुआ देशज शब्द है। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। गोल विशेषण है। गोल क्या है? गोल क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। तो गोल एक प्रकार का गुणवाचक विशेषण है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। कोई विशेषण है। तो कोई सार्वनामिक विशेषण है। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि कोई सर्वनाम होता है और ये विशेषता बता रहा है, तो विशेषण हो जाएगा विकल्प बी। तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? तुम जा रहे हो, तो दोस्तों ये वर्तमान काल का है। विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। नाक कौन सा लिंग है? तो दोस्तों नाक जो है स्त्रीलिंग होता है। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं इनको आप लोग एक क्रम से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। नव युवक कौन सा समास है? तो दोस्तों नव युवक, युवक एक सा विशेष है और नव इसकी विशेषता बता रहा है। तो दोस्तों विशेष और विशेषण किस समास के अंतर्गत आते हैं? एक विशेष होता है और एक विशेषण होता है। दोस्तों उस समास को कहते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जो शब्द होता है उसका विच्छेद करने पर उनमें विशेषण और विशेष का संबंध होता है। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, कर्मधारय। प्रतिदिन कौन सा समास है? तो दोस्तों प्रतिदिन का जब आप देखेंगे तो प्रतिदिन, दिन में एक अव्यय लगा हुआ है जिसे प्रति कहते हैं। और जब कोई अव्यय लगा होता है तो उस समास को अव्ययी भाव कहते हैं। यहाँ पर विकल्प सी अव्ययी भाव समास सही हो जाएगा। देशभक्ति कौन सा समास है? तो देशभक्ति, देश के लिए भक्ति या देश में भक्ति। तो दोस्तों जहाँ पर कर्ण चिन्ह या कर्ता कारक चिन्ह हो वहाँ पर तत्पुरुष होता है। यहाँ पर विकल्प बी तत्पुरुष समास सही हो जाएगा। नीलकंठ कौन सा समास है? नीलाकंठ, इसको जब आप विच्छेद करेंगे तो इसका सही रूप बनेगा नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ। तो दोस्तों ये नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। दोस्तों ये कर्मधारय भी है, क्योंकि नीलाकंठ, नीलाकंठ यानी कंठ का विशेषता बता रहा है कि कंठ कैसा है, नीला है। तो दोस्तों यहाँ कर्मधारय भी हो सकता है, लेकिन अगर कर्मधारय और बहुव्रीहि कोई भी दोनों दिए हों तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास की प्राथमिकता होती है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। पाप पुण्य, दोस्तों पाप पुण्य दो अलग अलग शब्द हैं और योजक चिन्ह द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा है कि अगर दो पद हों और दोनों पद प्रधान हों तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। तो दोस्तों यहाँ पाप भी प्रधान है और पुण्य भी समास है, और दोनों में क्या है दोस्तों? अपोजिट का संबंध यानी विपरीत संबंध है। तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा विकल्प सी। दोपहर कौन सा समास है? तो दोस्तों दोपहर यानी द्विपहर यानी दूसरा पहर। अब यहाँ पर देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर संख्यावाची शब्द हो रहा है। जब किसी शब्द का पहला जब किसी शब्द को दो भागों में तोड़ते हैं, अगर उसका पहला पद
संख्यावाची हो तो उसमें द्विगु समास होता है, तो उस पद में द्विगु समास होता है। यहाँ पर दोपहर यानी दूसरा पहर, दो जो है एक संख्यावाची शब्द है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? मैं आज नहीं पढ़ूंगा, तो दोस्तों इसमें निषेध यानी मना कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। विकल्प एक सही हो जाएगा। ओह यह पिट ही गया कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों जब ओह विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हो और उसमें विस्मय जैसी बातें प्रदर्शित हो, तो उस वाक्य को विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों ये संकेतवाचक है। यदि तुम चलोगे तो मैं भी चलूंगा, ये एक कंडीशनल भी है या शर्त रखी गई है, तो दोस्तों ये है संकेतवाचक। विकल्प सी संकेतवाचक यहाँ सही हो जाएगा। तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों तुम अपने काम में सफल रहो यानी मेरी इच्छा है कि तुम सफल हो जाओ, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? इच्छा वाचक वाक्य हो जाएगा। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा, इच्छा वाचक। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? रस भरा का जब आप विच्छेद करोगे तो इसका विच्छेद होगा रस से भरा। रस से भरा यानी रस से भरा, और तो दोस्तों जब से विभक्ति की बात आती है तो वो करण में जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो किसके द्वारा भरा? रस के द्वारा भरा, तो दोस्तों या रस द्वारा भरा। विकल्प बी यहाँ करण तत्पुरुष सही हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ करेक्ट है। स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? तो दोस्तों स्वर्ग प्राप्त को जब आप दो भागों में तोड़ोगे तो क्या इसका विच्छेद होगा स्वर्ग को प्राप्त, यानी जो व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त हो गया है तो वहां पर उसे कहते हैं स्वर्ग प्राप्त। अब स्वर्ग प्राप्त का अगर विभक्ति देखेंगे तो को किस में आती है? कर्ता ने कर्म को, यानी जो कर्म है उसकी विभक्ति है को, यानी स्वर्ग को प्राप्त, तो यहाँ आपका हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। विकल्प ए सही हो जाएगा। यथा संभव में कौन सा समास है? यथा यहाँ पर अव्यय लिखा हुआ है संभव के साथ, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा अव्ययी भाव। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। द्विगु समास वहाँ होता है जहाँ प्रथम पद संख्यावाची होता है। कर्मधार है जहाँ पर दोनों पद जो है दोनों पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। तत्पुरुष में जब आप विच्छेद करोगे तो आपको विभक्तियों मिलेंगी, तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, अव्ययी भाव। अगला प्रश्न है बीड़ा पाणी कौन सा समास है? तो दोस्तों बीड़ा होता है, पाणी माने होता है हाथ, यानी बीड़ा है हाथ में जिसके, अर्थात कौन? सरस्वती जी। और ये किसी तीसरे को प्रधान बना रहा है, ना बीड़ा प्रधान है ना पाणी प्रधान है, यहाँ पर तीसरा पर्सन प्रधान है जो कि सरस्वती हैं, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। दुअन्नी का कौन सा समास है? तो दोस्तों हमने बताया जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो। दु यानी दो, दु का अर्थ है दो, यानी दो आना। दुअन्नी, यहाँ पर दो एक संख्या है और संख्यावाची वर्ड शब्द है, तो यहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों पदबंध 3 प्रकार के होते हैं। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। दोस्तों यहाँ पर एकत्र सही लिखा हुआ है, नीरस भी सही है, योगिराज भी सही है, लेकिन मंत्रिमंडल गलत है, क्योंकि मंत्रिमंडल नहीं होता, मंत्रिमंडल होता है। यहाँ जो है छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए, होना चाहिए क्या? मंत्री। मंत्री मंडल ऐसे भी लिख सकते हो, या यहाँ पर जो है इसको
ऐसे तो मंत्री में छोटा ई की मात्रा रहेगी, विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, यहाँ पर अशुद्ध शब्द बताना है। दोस्तों जब किसी शब्द में इक प्रत्यय जुड़ता है तो उसका प्रथम पद दीर्घ हो जाता है, अर्थात साप्ताहिक नहीं साप्ताहिक। क्या हो जाएगा? सप्ताह जो होता है सप ये लिखा जाता है दोस्तों सप्ताह। जब इसी में इक प्रत्यय जुड़ता है तो ये बनता है दोस्तों साप्ताहिक, अर्थात सा यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए गलत है, बाकी बीड़ा, वाष्प और सिंदूर सही है। विकल्प ए इज करेक्ट। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद और नक्षत्र। तो दोस्तों यहाँ नक्षत्र जो है गलत हो जाएगा, यहाँ पर होता है नक्षत्र होता है, यहाँ पर छत्री हुआ यानी नक्षत्र होता है, छा छत्री होगा, छा फार छाता नहीं। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वायु, सखा, हुतासन, विभावसु और क्या हो सकता है? अनल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा दोस्तों, और क्या हो जाएगा? अर्जुन भी होता है, धनंजय भी होता है, लेकिन ये विपथगा नहीं होगा। विपथगा आपकी नदी का जो है पर्यायवाची है। विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इच्छा का पर्यायवाची नहीं है? किसका? इच्छा का। लिप्सा होता है, कामना होता है, स्पृहा होता है, और क्या होता है दोस्तों? और भी जो होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पर यातना नहीं होगा, यातना जो है एक प्रकार का दंड है। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। स्पृहा। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों प्रश्न पढ़ते समय आपको देखना है कि प्रश्न कह क्या रहा है, पर्यायवाची शब्द है या पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि बच्चों को यही दिक्कत हो जाती है कि वो जल्दबाजी में प्रश्न को पढ़ लेते हैं, पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है और वो पर्यायवाची है लगा देते हैं, पर्यायवाची है पूछ रहा है, पर्यायवाची नहीं लगा देते हैं। तो दोस्तों प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर है पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका? पानी का। पानी का दोस्तों अम्बु होता है, मेघ पुष्प होता है, नीर होता है, अम्बु होता है, और क्या होता है? तो दोस्तों ये सर किसका होता है? सर तालाब का होता है। सर किसका होता है? तालाब का होता है। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। पानी का तोय होता है, नीरज होता है, बहुत सारे पर्यायवाची हैं दोस्तों, तो यहाँ पर विकल्प बी सर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ भी नहीं पूछा गया है दोस्तों। सदन घर का पर्यायवाची है, शाला पर्यायवाची है, निकेतन पर्यायवाची है, लेकिन पावक जो है आपकी अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। किसका है ये? अग्नि का। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा दोस्तों। आपके घर का पर्यायवाची आंगन, घर, आलय, निकेतन, बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। गे, तो विकल्प ए यहाँ पावक सही हो जाएगा। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो सर्वनाम दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? तो दोस्तों उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद हैं 4। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? तो दोस्तों रचना की दृष्टि से शब्दों के भेद 3 होते हैं। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों संज्ञा के 5 भेद होते हैं। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों विकारी और अविकारी शब्दों के भेद 8 होते हैं। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो दोस्तों विशेषण कुलीन एक विशेष वर्ग को सूचित करता है जो कि कुल शब्द से, कुल नामक संज्ञा से बना हुआ है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा।
यथा समय यथा समय समास है। तो दोस्तों यथा समय में आपका अव्ययी भाव समास है। यथा समय के पहले यथा जो है आपका उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रत्येक समास होता है, प्रत्येक दोस्तों इसको बोलते हैं प्रतिधन एक, यानी एक में प्रति क्या उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसलिए जो है यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा और जो प्रति है वो अव्यय है। तिरंगा है। तिरंगा दोस्तों एक प्रकार के भारतीय झंडे को सूचित करता है। तिरंगा दोस्तों यहाँ पर आपका द्विगु समास भी हो जाएगा, अर्थात 3 रंगों वाला झंडा। लेकिन ये किसी दूसरे की ओर, यानी तिरंगा झंडे की, तिरंगा 3 रंगों वाला नहीं झंडा, तो यहाँ पर झंडा जो है शब्द अप्रधान हो रहा है, इसलिए बहुब्रीहि समास यहाँ सही हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो दोस्तों कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। आपको कवयित्री शुद्ध रूप से लिखना भी पूछ सकता है, तो यहाँ पर विकल्प सी कवयित्री हो जाएगा। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो दोस्तों सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्या हो जाएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ। पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा अर्थात पेड़ से फल के अलग होने का यहाँ बताया गया है, अर्थात यहाँ विभक्ति कारक अपादान, जब कोई वस्तु किसी से अलग होती है तो वहां पर अपादान कारक होता है, विकल्प भी यहाँ सही हो जाएगा। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, किसके द्वारा वृक्ष काटता है? कुल्हाड़ी से काटता है, यानी यहाँ पर कुल्हाड़ी जो है कर्ण हो गया, कर्ण से के द्वारा, अर्थात विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा, कर्ण। माँ ने बच्चे को सुलाया, माँ ने बच्चे को सुलाया, वाक्य में को, यहाँ पर को पूछा गया है तो कर्म हो जाएगा, कर्म कारक विभक्ति हो जाएगा। और वहीं अगर ने पूछा जाता तो यहाँ पर हो जाता ने, यानी कर्ता, विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा, कर्म कारक चिन्ह। अध्यापक शब्द स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो दोस्तों अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापिका होगा, क्या हो जाएगा? अध्यापिका, विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो दोस्तों नायक का आपका स्त्रीलिंग होता है नायिका, विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा, नायिका। महाशय, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप महाशया हो जाएगा, विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा, महाशया। नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो दोस्तों जब शब्द के अंत में ता आता है तो उसका जब स्त्रीलिंग में परिवर्तन किया जाता है तो ता का त्रा हो जाता है और उसमें बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, ता का त्रि हो जाएगा। तो दोस्तों त्रि किसमें है? नेत्री में है, तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। जैसे अभिनेता का स्त्रीलिंग अभिनेत्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अभिनेत्री, तो विकल्प ए नेत्री यहाँ सही हो जाएगा। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो दोस्तों दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा दात्री, हमने अभी बात की थी। ता जो है त्रि में बदल जाता है तो यहाँ हो जाएगा दात्री, विकल्प डी सही हो जाएगा। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो दोस्तों इंद्र का इंद्राणी हो जाएगा, विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा, इंद्राणी। आ का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों इया का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों आप जानते हो कि इया चा वर्ग के अंतर्गत आता है, चा छा जा झा इया, यानी चा का अनुस्वार यानी अंतिम चा वर्ग का अंतिम शब्द वर्ण इया है और चा वर्ग आपका तालु उच्चारण स्थान के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, तालु। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा ओष्ठ, विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा, ओष्ठ। ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। समुच्चय का सही संधि विच्छेद है, समुच्चय को जब आप तोड़ेंगे सम प्लस उत प्लस आय, यानी विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा, सम प्लस उत प्लस आय हो जाएगा समुच्चय, विकल्प बी इज करेक्ट।
सूर्योदय का सही संधि विच्छेद है। सूर्योदय का हो जाएगा सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। आप लोगों से दोस्तों एक प्रश्न है कि सूर्योदय में कौन सी संधि होगी। आप लोगों को कमेंट के द्वारा बताना है कि सूर्योदय में कौन सी संधि होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, महेंद्र, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों महेंद्र का अगर विच्छेद करेंगे तो महा प्लस इंद्र यानी आ प्लस ई आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा गुण संधि, आ प्लस ई मिलकर बनते हैं ए, यहाँ हो जाएगा आपका गुण संधि और यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा महा प्लस इंद्र महेंद्र। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। क्या आप जा रहे हैं, क्या में कौन सा निपात है। तो दोस्तों क्या यहाँ पर प्रश्नबोधक निपात है। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा प्रश्नबोधक। मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी में कौन सा निपात है। तो दोस्तों बलदायक निपात है, क्योंकि यहाँ फोर्स देकर यानी बल देकर बताया जा रहा है कि मैं भी जानता हूँ, तो ये बलदायक निपात हो जाएगा। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो इस वाक्य में मत का निपात है दोस्तों निषेध बोधक। यहाँ पर झूठ बोलने से मना किया जा रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा निषेध बोधक। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी इस वाक्य में तक कौन सा निपात है। तो दोस्तों यहाँ पर बलदायक निपात है, क्योंकि बल देकर उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है, तो यहाँ बलदायक निपात हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में ही कौन सा है। तो दोस्तों ये भी बलदायक हो गया, क्योंकि विशेष रूप से पशु पक्षी को ही इंगित किया जा रहा है, तो यहाँ पर विकल्प भी बलदायक सही हो जाएगा। काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निपात है। तो दोस्तों यहाँ पर विस्मयादि बोधक, जब दुख सुख अचानक हो जाए, दुख सुख हो या कोई विशेष उल्लास हो, तो उसमें या कोई संभावना जिस विस्मय संबंधी संभावना हो, तो वहाँ पर विस्मयादि बोधक होता है। और इसकी पहचान है कि इसके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है, सबसे बड़ी पहचान। विकल्प सी यहाँ विस्मयादि बोधक सही हो जाएगा। निपात कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों निपात आपके 9 प्रकार के होते हैं। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। तो दोस्तों उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है उपजाऊ जमीन, उपजाऊ जमीन। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। वो भूमि जो उत्पादन के लिए उपयुक्त हो उसे उपजाऊ भूमि कहा जाता है या उसे उर्वरा कहा जाता है। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। व्याकरण जानने वाला वाक्य, व्याकरण जानने वाले को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहते हैं व्याकरण, व्याकरण। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा व्याकरण। गाल बजाना का अर्थ है। तो दोस्तों व्यर्थ गाल बजाना कहा जाता है, यहाँ पर हो जाएगा डींग हाँकना। विकल्प सी सही हो जाएगा डींग हाँकना। अगर मगर करना का अर्थ है। तो दोस्तों अगर मगर करने का मतलब है कि बहाने बनाना। कहते हैं कि तुम अगर मगर मत करो, चलना हो तो बताओ, अर्थात बहाने मत बताओ, जाना है कि नहीं ये बताओ। तो विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा बहाने बनाना। शुद्ध शब्द कौन सा है। तो दोस्तों शुद्ध शब्द होता है सच्चिदानंद। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से बाकी शब्द पूरी तरह से गलत हैं और विकल्प बी सही है सच्चिदानंद। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो दोस्तों सुषुप्ति। विकल्प सी सही हो जाएगा सुषुप्ति। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा सुषुप्ति। सही वर्तनी छांटिए। तो दोस्तों ज्योत्सना, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा ज्योत्सना। बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। विकल्प बी इज करेक्ट। शुद्ध शब्द क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर शुद्ध शब्द हो जाएगा संपूर्ण। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा संपूर्ण। यहाँ पर संपूर्ण। तो दोस्तों यहाँ पर जो डी है इसमें भी सही है, लेकिन इसमें जो रा है वो अड़ा के ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि पूर्ण
संपूर्ण। ये जब ये उड़ंकुरा लगता है तो वो आने वाले स्थान से बाद में लगता है, लेकिन यहाँ पर पहले लगा दी गया, तो यहाँ संपूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, संपूर्ण। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है दया प्लस आनंद, यानी आ प्लस आ, आकाश सवर्णे दीर्घा, दीर्घ संधि। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा, दीर्घ संधि। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो दोस्तों कपीस में जब आ प्लस आ, ई प्लस ई, या छोटी ई प्लस बड़ी ई, या बड़ी ई प्लस छोटी ई, या बड़ा आ प्लस छोटा आ, या छोटा आ प्लस बड़ा आ आए, तो उसके स्थान पर बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई और बड़ा आ बनता है, जिससे बनने वाले संधि को दीर्घ संधि कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर कपीस का हो जाएगा कपि धन ईस, कपीस, यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगा, विकल्प डी। तो दोस्तों आप लोग बताओगे कि कपीस में कौन सा समास है, कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका जवाब जरूर दें। कपीस में कौन सा समास होगा? सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो दोस्तों संधि इसमें स्वर संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि और व्यंजन संधि। तो दोस्तों आप जानते ही हो कि संधि दो तरह की होती है। पहली बात, संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। किंतु यहाँ सदैव पूछा गया है, तो दोस्तों सदैव ये आपके स्वर संधि के अंतर्गत आती है। और यदि पूछा जाए कि स्वर संधि में कौन सी संधि है, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि स्वर संधि के अंतर्गत आती है। जब मात्राओं के मेल से जो शब्द बनता है तो उसे स्वर संधि, और जब व्यंजनों के मेल से बनता है तो उसे व्यंजन संधि, और जब विसर्गों के मेल से संधि बनती है तो उसे विसर्ग संधि। यहाँ पर स्वरों का खेल है, इसलिए यहाँ पर स्वर संधि हो जाएगा, विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। सन्मति का सही विच्छेद हो जाएगा, संधि विच्छेद। तो दोस्तों सन्मति का हो जाएगा सत प्लस मति। सत प्लस मति क्या हो जाएगा? सत प्लस। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही होगा, सम प्लस मति। तो विकल्प बी हो जाएगा सत प्लस मति, सतमति। विकल्प बी इज करेक्ट। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, तो दोस्तों जब इत्यादि को आप दो भागों में तोड़ोगे तो इसका विच्छेद होगा इति धन आदि। क्या हो जाएगा? इति धन आदि। और यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, विकल्प ई, विकल्प बी इति धन आदि इज करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? दोस्तों वृद्धि माने होता है बड़ा, और बड़ा मात्रा जिसमें हो, जैसे आए आओ, तो वहां पर जो है आपका दीर्घ संधि होता है। यहाँ पर सदैव में आपका दीर्घ संधि है। गुरूपदेश में आप परमोदार्य, दोस्तों परमोदार्य नहीं परमोदार्य होता है, विकल्प बी, विकल्प सी यहाँ गुरूपदेश सही हो जाएगा, विकल्प सी गुरूपदेश में आपका गुरूपदेश, तो गुरु प्लस उपदेश तो हो जाएगा गुरूपदेश। तो आपका विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो दोस्तों दैत्यार यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगा, क्योंकि इसका विच्छेद करेंगे तो बनेगा दैत्य, यानी दैत्य का आ प्लस आरी का आ प्लस आ अर्थात बड़ा आ, तो हो जाएगा दैत्यारी। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण दोस्तों पवन होता है। पवन का संधि विच्छेद होता है पो धन अन, नमः धनकार नमस्कार, मनः धन हर मनोहर, सह धन सम धन योग समयोग। तो दोस्तों तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, पवन। पवन यहाँ पर सही हो जाएगा, ये स्वर संधि का उदाहरण है। पवन शब्द का संधि विच्छेद है, इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं। पवन का संधि विच्छेद होता है पो धन अन, पो धन अन, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, पो धन अन। पो धन अन में कौन सी संधि है, इसको आप लोग बताएंगे। निम्नलिखित शब्दों में से इसमें व्यंजन संधि है? तो दोस्तों सप्तधन ऋषि, सप्तधन ऋषि यानी आ प्लस री, सप्तर्षि, सत्कार, सतधनकार, हिमधन आलय, निर्धन आधार। दोस्तों सत यानी यहाँ पर विकल्प सतधनकार, ये जो है आपका व्यंजन संधि हो जाएगा, विकल्प बी इज करेक्ट।
आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? नरेंद्र, विसर्ग संधि पूछा है। नर धन इंद्र, नरेंद्र हो जाएगा। सत धन जन, सत धन जन, सज्जन, यहाँ व्यंजन संधि हो जाएगा। सदैव, सद धन अयो, सदैव हो जाएगा। अत अयो, अतः धन एयो, यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। इसका विच्छेद करोगे तो अतः धन एयो बनता है, तो होता है इसका अतएव, अतएव। विकल्प डी इज करेक्ट। आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो उत प्लस हार से उद्धार बनेगा। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों। तो विकल्प बी यहाँ आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में 100 प्रश्नों को शामिल किया गया था और ये प्रश्न विभिन्न विभिन्न टॉपिकों से थे। इसमें पर्यायवाची को, इसमें समास को, इसमें विशेषण विशेष को, इसमें शुद्धि अशुद्धि को, इसमें शब्द रचना को, शब्दों के प्रकार को, और इसमें संधि विच्छेद को, इसमें अनेक शब्दों के एक शब्द को, विभिन्न टॉपिकों को शामिल करके ये सेशन तैयार किया गया था। और ये टॉपिक आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे भी गए थे और उस सिलेबस के अनुसार भी है। और आपकी जो बीपीएससी टायर 3 की परीक्षा कैंसिल हो गई थी, दोबारा होनी है 20 जून को, तो उसमें भी ये प्रश्न पूछे गए थे, चाहे वो जनरल हिंदी का हो या चाहे सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज का हो, सब में इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आप ये लगातार करीबन 5 दिन सेशन यही चलेगा हिंदी का, जिसमें प्रत्येक सेशन में 100 प्रश्न होंगे और आपको इन्हें बहुत अच्छे तरीके से रट लेना है, क्योंकि ये एग्जाम में आने हैं और आने हैं। तो इसे किसी भी हाल में आपको छोड़ना नहीं है। और इसके पहले भी बहुत सारी वीडियो चैनल पर हैं, जिन्हें आप जाकर देखें और अपने तैयारी के स्तर को चेक करें, क्योंकि जितने भी प्रश्न अब तक इस चैनल के माध्यम से डिस्कस किए गए हैं वो सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और विभिन्न विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।